हेलो गाइज, मैं भीषम सर 10वीं बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 तैयारी करने वाले उन तमाम छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज मैं जीव विज्ञान पे आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ, जो कि 2025 में पूछा गया प्रश्न है और 2026 में भी प्रश्न रिपीटेड कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है लगभग 80 प्रश्न पूछता है, जिसमें से कि आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना होता है। इसलिए आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी अधिक होती है, जिससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन जो है रिपीटेड कर सकता है। तो गाइज शुरू करते हैं। प्रश्न जो है हम लोग का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। बताइए, पेप्टिक अल्सर जो है यह एक बीमारी है जो कि व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है। तो हम ऑप्शन जो दिया गया है, कम भोजन खाने से, समान भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन तो पहले हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि पेप्टिक है क्या। तो गाइज बता देना चाहता हूँ कि पेप्टिक जो है एक घाव है। क्या है? घाव है। यह घाव जो है ना, पेट या छोटी आंत में, पेट या छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में, ठीक है ना। और ये क्यों होता है? क्योंकि यह जो है ना, लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति यदि भूखा रहता है, खाना नहीं खाता है, तो ये जो है उसके छोटी आंत या चाहे पेट में घाव की तरह पकड़ लेता है। तो इसी को हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो गाइज यहाँ से क्लियर हो गया कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो इसका परफेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। लंबे समय तक भूखे रहने से ये बीमारी जो होता है, यानी पेप्टिक अल्सर जो होता है, पकड़ लेता है व्यक्तियों को। तो हम कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा समय तक भूखे न रहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो गाइस चलते हैं अगला प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए गाइज, पहले तो हम लोग ये जानेंगे किशोरा अवस्था होता क्या है, और ये जो है किशोरा अवस्था जो होता है, कितने वर्ष तक की आयु को किशोरा अवस्था माना जाता है। तो गाइज याद रखिएगा, WHO के तहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत यानी इसके अनुसार किशोरा अवस्था का जो उम्र होता है 10 वर्षों से लेकर 19 वर्षों के बीच होता है। 10 वर्षों से लेकर 19 वर्षों के बीच यदि उम्र है तो हम कहेंगे क्या, वह किशोरा अवस्था में होता है। तो गाइज यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहता है किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी। याद रखिएगा, क्या नाम है? प्यूबर्टी। लेकिन हाँ, एक और इसका नाम होता है। कहीं आपके ऑप्शन में प्यूबर्टी ना देकर कोई दूसरा ऑप्शन दे तो उस दूसरा ऑप्शन का भी हम नाम जान लेते हैं, जिसको बोलते हैं यौना आरंभ। क्या बोलते हैं? यौना आरंभ बोलते हैं। ध्यान दीजिए, यौना आरंभ, ठीक है ना, यौना आरंभ बोलते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। तो गाइज फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावशाली उपाय है। तो इसका ऑप्शन जो 4 को दिया है, ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, लेकिन हम ये चीज़ जानेंगे कि परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन होता क्या है। तो गाइज ध्यान रखिएगा, परिवार नियोजन में होता क्या है कि इसमें कोई व्यक्ति जो है कितने बच्चे जो है पैदा करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, या उस पर कंट्रोल करना चाहता है, वह जो होता है परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है। वह जो आता है परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि परिवार नियोजन को कंट्रोल करने के लिए 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है गर्भ निरोधक, यानी आपका होता है गर्भ निरोधक, यानी गर्भ निरोधक का प्रयोग करके हम लोग परिवार नियोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है प्राकृतिक तरीका। प्राकृतिक तरीका होता है। तो गर्भ निरोधक के अंतर्गत आता है आपका, जैसे गोली आता है, टैबलेट आता है, सुई आता है, इस टाइप से गर्भ निरोधक के अंतर्गत आता है। अब प्राकृतिक तरीका की ओर अगर हम जाएंगे तो इसके अंतर्गत आता है डायफ्राम आता है, कॉन्डोम आता है,
कॉपर टी एम लूप आता है। तो इस तरह से ये सारे जो है तीनों का तीनों जो है प्राकृतिक तरीका है। तो प्रश्न कहता है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। यानी इनमें सभी जो ऑप्शन जो दिया गया है सभी जो है परिवार नियोजन के अंतर्गत आते हैं। हम इसका प्रयोग करके अपने जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है एटाविज्म का क्या अर्थ है। तो चलिए हम इसके बारे में जानेंगे कि एटाविज्म क्या है। देखिए, किसी जीव में इसके पूर्वजों की विशेषता का फिर से प्रकट होना। यदि मान लीजिए कि कोई जीव है, ठीक है ना, या मान लीजिए कोई जीव है तो उसके अंदर जो विशेषता है जस्ट उसके आने वाले पीढ़ी में उसके जस्ट पूर्वज का जब विशेषता दिखाई देने लगे, पूर्वज का गुण दिखाई देने लगे, तो इसको हम लोग एटाविज्म कहते हैं। एटाविज्म का जो दूसरा नाम है, याद रखिएगा, एटाविज्म का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं पूर्वजानुरूपता। यहाँ देखिए लिख देते हैं पूर्वजानुरूपता हो गया, पूर्वजानुरूपता बोलते हैं किसको, एटाविज्म को। तो एटाविज्म के बारे में आप समझ गए कि जो भी आने, जैसे कि मान लीजिए कोई आपके परिवार में, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपका कोई ये जो कोई आपका चाइल्ड हो गया, बच्चा हो गया, तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो गुण आएगा ये आपके अंदर वाला गुण ना आकर कभी कभी क्या होता है, इसके पूर्वज वाला गुण क्या होता है इसमें आ जाता है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, एटाविज्म बोलते हैं या पूर्वजानुरूपता बोलते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें कौन सा सही होगा। एटाविज्म का क्या अर्थ होता है, तो संतति में जनकों के गुणों का आना, संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, और संतति में पूर्वजों के गुणों को आना जो जनकों में नहीं है। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। यदि कोई जीव है उसकी जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ये जो है जीनी जो होता है ये आपका जीनोटाइप कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, जीनोटाइप। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जीनोटाइप का अनुपात पूछता है कि जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है। तो जीनोटाइप का अनुपात जो होता है ये होता है 1:2:3 के 1:2:1 के रूप में होता है। 1:2:1, फिर से यहाँ नीचे लिख देते हैं 1:2:1 के रूप में होता है। जीनोटाइप का ये अनुपात होता है। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो जीनोटाइप जो होता है ना, ये जो जीनोटाइप होता है एक संक्रमण परिणाम वाला होता है। एक संकरण क्या होता है, एक संकरण होता है। याद रखिएगा, पूछता है कि जीनोटाइप कैसा होता है, तो एक संकरण होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। तो जीनोटाइप के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। जो प्राकृतिक चयन है ना उसके द्वारा जो जीवों का विकास होता है वो क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा गाइज कि यहाँ पे इसमें जो है ना कोई भी यदि जीव है, कोई भी जीव जंतु है, वो चाहता है कि जो भी मेरा पर्यावरण हो वह मेरे अनुकूलित हो। क्या हो, कोई भी जीव चाहता है कि पर्यावरण क्या हो, मेरे अनुसार क्या हो, अनुकूलित हो। क्यों अनुकूलित, इसलिए हो कि वह जीव जो है जीवित रह सके। क्यों, जीवित रह सके और वो अपना प्रजनन भी कर सके। प्रजनन मतलब कि अगला अपने जैसा जात का बच्चे का पैदा करना, वो क्या कहलाएगा, प्रजनन कहलाता है। तो ये हर जीव के अंदर ये चीज़ होता है। उस प्रकार का वो क्या करता है, पर्यावरण को ढूंढता है। क्योंकि अगर उस प्रकार का पर्यावरण नहीं ढूंढेगा ना तो उसका जो प्रजनन होगा या उस जीव का जो जीने का जो उम्र होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा और धरती से बिल्कुल क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इसलिए वह जीव चाहता है ना कि हमारा जो पर्यावरण हो मेरे अनुकूल हो और मैं उसमें अच्छा से जी सकूं, अपने जैसे संतति का क्या करूं, प्रजनन कर सकूं, ताकि मेरा ये खानदान क्या हो, बना रहे। तो इन सारे ढांचा को जो समझाने वाले व्यक्ति थे क्या थे, डार्विनवाद थे। वही इस सारे चीज़ों को ने हम लोग को बताए थे। तो इस प्रकार से प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, डार्विनवाद कहलाता है। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सही है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग जो ऑप्शन है इस पे चलते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है कि मेंडलवाद। इससे एक प्रश्न पूछता है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा अनुवांशिकता का सिद्धांत जो दिया था मेंडल दिया था। याद रखिएगा अनुवांशिकता का सिद्धांत, यहाँ लिख देता हूँ, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था,
मेंडलवाद ने दिया था, ठीक है ना। इसके बाद याद रखना एक और ऑप्शन है लैमार्कवाद। ये कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ये जो सिद्धांत दिया था विकासवाद का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। लैमार्कवाद जो दिया था किसका सिद्धांत दिया था? विकासवाद का, याद रखिएगा, विकासवाद, ध्यान रखना। तो लैमार्क जो था विकासवाद का सिद्धांत दिया था, मेंडल जो था कौन सा सिद्धांत दिया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। एक चीज और याद रखिएगा, मेंडल जो अपना सिद्धांत प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था, याद रखिएगा, मटर के पौधे पर किया था। तो गाइज इतना सारे फैक्ट आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, बताइए इसमें जो है कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो आते हैं गाइज शाकाहारी आते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? शाकाहारी। अब चलते हैं कि शाकाहारी के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो देखिए खरगोश आता है, याद रखिएगा, खरगोश। इसके बाद याद रखना है गाय। इसके बाद क्या याद रखना है? हिरण। क्या होगा? हिरण। उसके बाद क्या है? बकरी, याद रखिएगा, बकरी हो जाएगा। उसके बाद से चूहा, उसके बाद से टीडा, याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा, टीडा। ये सारे जो आते हैं ना शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके बाद से हम थोड़ा सा जान लें सर्वाहारी और मांसाहारी किसके अंतर्गत आते हैं। तो मांसाहारी जो आते हैं द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, ये द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय उपभोक्ता, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है। अब रहा बात मांसाहारी। तो मांसाहारी जो होते हैं ना, मांसाहारी तो हो गया द्वितीय उपभोक्ता, और सर्वाहारी में जो आते हैं ये आते हैं तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। किसके? तृतीय, 3 लिख दे रहे हैं। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? सर्वाहारी आते हैं। तो गाइस उम्मीद करें कि आप समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है पीत रस स्त्रावित होता है। चलिए अब बताना है कि इसमें पीत रस जो होता है कहाँ से स्त्राव होता है। तो गाइस बता देना चाहता हूँ कि पित्त का जो स्त्राव होता है कहाँ से होता है? लीवर से होता है। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ और फैक्ट जान लें। चलिए लीवर जो होता है ना शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। शरीर का पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ा ग्रंथि तो कौन होगा? याद रखिएगा, लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा इसके अंतर्गत, इस यकृत से जो है ना, इस यकृत से जो है पित्त का तो स्त्राव होता ही है, पित्त निकलता है यहाँ से, लेकिन पित्त जो है पूछता है कि पित्त जो है कहाँ पर जमा होता है? पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो याद रखिएगा पित्ताशय में। पित्त का जमा होना कहाँ होता है? जमा पित्ताशय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा ये जो पित्त होता है कैसा प्रवृत्ति का होता है? तो याद रखिएगा ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और ये जो है ना भोजन को क्या करता है? पचाने में सहायक करता है। कौन? पित्त जो है एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और ये जो है भोजन पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि वसा का इमल्सीकरण करता है। पित्त क्या करता है? वसा का भी इमल्सीकरण करता है। वसा का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इतना सारे बात समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा इस ऑप्शन में देखते हैं मुख से। तो याद रखिएगा भोजन का जो पाचने का जो शुरुआत होता है, यानी भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखिएगा मुख से शुरू होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है एग्जाम पूछता है कि भोजन के पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा कहाँ से? मुख से होता है। नेक्स्ट है आपके बारे में जानेंगे छोटी आंत। ये छोटी आंत क्या है? ये भी इसके बारे में थोड़ा सा जानें। देखिए भोजन जो होता है ना, पूर्ण रूप से भोजन का जो पाचन होता है यहीं पे होता है, छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा कहाँ पे पाचन होता है? छोटी आंत में जाकर किस भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम अमाशय के बारे में जानेंगे। अमाशय क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये अमाशय जो है ना भोजन को जाकर यहीं पे सारा भोजन स्टोर हो जाता है, यानी भोजन को संग्रहित करता है। कौन? अमाशय, यानी जाकर सारा भोजन इसी अमाशय में एकत्रित हो जाता है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? ध्यान दीजिएगा, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर जो होता है ना, एगो उंगली जैसा होता है, उंगली के आकार का जैसा होता है। ये कहाँ पर रहता है? क्षुद्रांत में। और ये क्या करता है ना कि ये रसांकुर जो है भोजन चाहे जो भी पच उच जाता है ना उसका अवशोषण करता है, यानी उसको अपनी तरफ खींच के अवशोषित कर लेता है। तो जब वो अवशोषित करता है तो शुरू में पहले वो उसका क्षेत्रफल कम रहता है, लेकिन जब उसको अवशोषित करना होता है ना तो क्या करता है? वो अपना क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ा लेता है। तो इस प्रकार से क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ये जो है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या करता है? बढ़ा लेता है। कौन? रसांकुर। तो गाइस उम्मीद करें कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुख गुहा का पिछला भाग है। बताइए जो मुख गुहा है ना
उसका पिछला भाग क्या कहलाता है? तो जो हमारा मुख है ना, जस्ट उसके पीछे वाला भाग जो है हमारा ग्रसनी कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है? ग्रसनी। यह जो है ना जीभ और मुख से जुड़ा रहता है। ग्रसनी जो है किससे जुड़ा रहता है? जीभ से। जीभ और मुख से क्या होता है? जुड़ा रहता है। कौन? ग्रसनी। और इसके बाद से ये ग्रसनी क्या करता है ना, भोजन को ग्रास नली में भेजने का काम करता है। ये ग्रसनी जो है कहाँ भेज देता है? भोजन को कहाँ भेजता है? इस ग्रास नली में भेज देता है। ठीक है ना। अब इसके बाद से अग्नाशय, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में पूछे कि मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे, मानव शरीर का दूसरा बड़ी ग्रंथि याद रखिए कौन होता है? आमाशय होता है। एग्जाम में पूछता है कई बार। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय से ही इंसुलिन जो एक हार्मोन होता है, यही अग्नाशय से बनता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है, जगह कम है, लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। इंसुलिन जो हार्मोन जो बनता है, कहाँ पर बनता है? अग्नाशय से होता है। और इसके बाद ये चीज़ भी याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो जो है कैसा लगा। और इस प्रकार से यहीं पे आज समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।